बनाया गया है। इसमें देखिए आप एमपीपीएससी का सिलेबस है, उसको प्रॉपर तरीके से एमपीपीएससी के सिलेबस को डिफाइन किया गया है यहाँ पर। एमपीपीएससी के जीएस पेपर 3 का सिलेबस क्या-क्या है, सिलेबस में यूनिट 1 में क्या है, यूनिट 2 में क्या है, यूनिट 3 में क्या है, कंप्लीट सिलेबस को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। दूसरी बात है कि कंप्लीट सिलेबस को यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में बांट दिया है। जैसे कि अगर मैं जीएस पेपर 3 की बात करता हूँ, जो कि 300 मार्क्स की है, 300 मार्क्स की है, तो हमने इस 300 मार्क्स के विषय को 60 चैप्टर्स में, 60 चैप्टर्स में बांट दिया है। 60 चैप्टर्स में इसको बांट दिया है। जैसे कि यूनिट 1 की हम बात करते हैं, तो यूनिट 1 को हमने टोटल 8 चैप्टर में क्लासिफाई किया हुआ है। 8 चैप्टर में चैप्टर 1 वर्क एनर्जी एंड पावर, चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट, एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ, ये चैप्टर 3 स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इस प्रकार से हमने कंप्लीट यूनिट 1 को फिजिक्स में बांट दिया है, यूनिट 2 केमिस्ट्री है, यूनिट 3 बायोलॉजी है, यूनिट 4 कंप्यूटर एप्लीकेशन है, यूनिट 5 न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, यूनिट 6 हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है, जिसमें हमें कम्युनिकेबल डिसीजेज, नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम, प्राइमरी नॉलेज ऑफ आयुष, हेल्थ रिलेटेड इंपॉर्टेंट वेलफेयर स्कीम्स, मेजर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज फ्रॉम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये सभी हमें इसमें पढ़ना होती है। चलिए, जो 7th यूनिट है, 7th यूनिट बेसिकली डील्स विथ टेक्नोलॉजीज, मतलब बायोटेक्नोलॉजी और समवट स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर भी जितने भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इसरो है, डीआरडीओ है, आरआर कैट है, बीएआरसी बार्क है, तो इस प्रकार के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बारे में, इसरो के जो रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं उनके बारे में इस चैप्टर में डील करते हैं। तो अलग-अलग चैप्टर्स में पूरी यूनिट को क्लासिफाई कर दिया है। जीएसएलवी, पीएसएलवी जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, रोबोट, क्लोन्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लासिफाई कर दिया है। 8th चैप्टर है एनर्जी रिसोर्सेज, 9th चैप्टर है एनवायरनमेंट एंड 10th है जियोलॉजी। ये नया पोर्शन है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अभी ऐड हुआ है, जियोलॉजी वाला पार्ट। इसको पहले हम ज्योग्राफी वाले पार्ट में पढ़ते थे। देखिए, तो ये है कंटेंट। सबसे पहले हमने सिलेबस की बात की। सिलेबस को हमने पूरे कंप्लीट 10 यूनिट के सिलेबस को हमने टोटल 60 चैप्टर्स में हमने क्लासिफाई कर लिया है। दूसरी बात, अब नोट्स की बात आती है कि किस प्रकार से हमने 60 चैप्टर्स को के नोट्स बनाए हुए हैं। तो नोट्स देखिए आप, जैसे कि ये है चैप्टर 1 वर्क एनर्जी एंड पावर। चैप्टर 1 के नोट्स देखिए आप, वर्क एनर्जी एंड पावर, किस प्रकार से इसमें हमने 3 मार्क्स को, 5 मार्क्स के क्वेश्चन और 11 मार्क्स के क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पर विशेष ध्यान पूर्वक इन नोट्स को बनाया है, जिसमें हमने 3 मार्क्स को, 5 मार्क्स को और 11 मार्क्स को कवर किया हुआ है। ये जो नोट्स हैं वो मुख्यतः मेंस के लिए ही हैं, मेंस के लिए ही फोकस्ड हैं, और इसमें आपको 3 मार्क्स के हिसाब से किस प्रकार से डेफिनेशन लिखनी है, 5 मार्क्स के हिसाब से किस प्रकार से डेफिनेशन लिखनी है, और 11 मार्क्स के हिसाब से किस प्रकार से डेफिनेशन आपको लिखनी है। तो पूरा आंसर, और इसके साथ में जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है कि जो स्टडी मटेरियल है, जो कि पूरा कंप्लीट जीएस पेपर 3 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो जीएस पेपर 3 इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जो कंप्लीट 300 नंबर का स्टडी मटेरियल है, जो हम 800 रुपए में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट स्टडी मटेरियल के साथ हम उनको फ्री टेस्ट सीरीज में भी इनरोल कर रहे हैं। ठीक है, जो भी बच्चा यहाँ पर स्टडी मटेरियल को ले रहा है, इंग्लिश मीडियम के जितने भी बच्चे अभी तक स्टडी मटेरियल को ले चुके हैं और आगे जो भी लेने वाले हैं, हम उनको फ्री एनरोल कर रहे हैं जो स्टडी मटेरियल ले रहे हैं। जो बच्चे टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज को अपने चेक कराना चाहते हैं, तो वो बच्चे डायरेक्ट टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज बायलिंगुअल है और जीएस पेपर 3 के लिए है। लेकिन यहाँ पर जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो भी, जिनको भी नोट्स चाहिए हैं, स्टडी मटेरियल चाहिए जीएस पेपर 3 कंप्लीट 300 मार्क्स के,
300 मार्क्स का। तो उनके लिए, उन बच्चों के लिए जो भी नोट्स लेते हैं, 800 रुपए, मात्र 800 रुपए में कंप्लीट नोट्स हैं, 300 नंबर के नोट्स हैं। आप क्वालिटी देख सकते हो। वही इस वीडियो में मैं आपको नोट्स की, स्टडी मटेरियल की क्वालिटी ही बताने वाला हूं कि हमारे जो नोट्स हैं वो किस प्रकार की क्वालिटी हमने यहाँ पर रखी हुई है। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट है, वर्क, एनर्जी एंड पावर, तो फिजिक्स का है, यूनिट 1 का कॉन्सेप्ट है ये वर्क, एनर्जी, पावर। तो यहाँ पर देखिए, वर्क को 3 मार्क्स के हिसाब से वैलिड 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। द टर्म वर्क refers to both physical as well as mental work. In fact, any activity can generally be called as work. कोई भी एक्टिविटी हो, जनरली हम उसको वर्क कहते हैं। बट इन फिजिक्स द टर्म वर्क इज ट्रीटेड एज ए फिजिकल क्वांटिटी विथ ए प्रिसाइज डेफिनेशन। वर्क जो होती है उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है फिजिक्स के अंदर। क्या क्या डेफिनेशन होती है? वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट। मतलब वर्क क्या होता है? वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स, जब तक एक बल, मतलब जब तक एक फोर्स किसी बॉडी पर नहीं लगाया गया हो और वो बॉडी डिस्प्लेस होना चाहिए, वो बॉडी अपनी जगह से मूव होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि उस बॉडी के ऊपर वर्क हुआ है। ठीक है, अगर वो बॉडी अपनी जगह से अगर मूव ही नहीं होती है तो हम कह पाएंगे कि यहाँ पर कोई वर्क हुआ ही नहीं है, जीरो वर्क डन। ठीक है ना? तो यहाँ पर सिंपल एक छोटी सी डेफिनेशन देनी है कि वर्क क्या होता है। वर्क किस टाइप की क्वांटिटी है? तो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट में वर्क की यूनिट कितनी होती है? तो न्यूटन मीटर, जैसे हम जूल भी कहते हैं। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो ml² T-2। ठीक है, तो इस चीज से हमें लगभग 3 पॉइंट, हमें वर्क के बारे में हमें 3 पॉइंट चाहिए थे, क्योंकि 3 नंबर में ऐसी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। वर्क क्या होता है? ठीक है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। वर्क क्या है, पावर क्या है। ठीक है, चलिए मैं आगे बताता हूँ। और नोट्स में देखिए आप किस प्रकार से नोट्स को बनाया गया है। चलिए यहाँ पर देखिए, एनर्जी को डिफाइन किया है प्रॉपर कि एनर्जी होती क्या है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ एनर्जी बताया है कि कितने प्रकार की एनर्जी है। उसके बाद में एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अभी मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, जस्ट मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि किस प्रकार से जो स्टडी मटेरियल है, वो स्टडी मटेरियल आप एप्लीकेशन से, हमारे विद्यार्थी क्लासेस के एप्लीकेशन से आप स्टडी मटेरियल को कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद में उसको, उसका प्रिंट निकाल के आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए आप स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हो। आगे के टाइम में आपको वीडियो लेक्चर्स भी यहाँ से मिलने वाले हैं। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पर स्टडी मटेरियल जो अभी घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो उनके लिए भी अवेलेबल हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी है जिससे आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, तो टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्या है उसके बारे में भी मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पूछा जाता है एमपीपीएससी मेंस में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इवन इट में ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। ठीक है, तो मतलब एनर्जी को ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही उसको बना सकते हैं। इवन हम क्या कर सकते हैं, तो सिर्फ उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चेंज यहाँ पर मेंशन है। देखिए, यही चेंज बताते हैं। जैसे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? डायनामो। तो ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी क्वेश्चन है और मेंस ओरिएंटेड भी क्वेश्चन है। ठीक है ना? यहाँ पर 3 मार्क्स में डायनामो, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक सोलर सेल, इनके बारे में लिखने को आ जाता है 3 मार्क्स में। ठीक है, तो आपको जस्ट कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कि किसका कन्वर्जन किस में होता है। चलिए, नेक्स्ट पावर को डिफाइन करते हैं कि पावर क्या होता है, या फिर एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। तो ये एक पूरा का पूरा कंप्लीट टॉपिक है, वर्क, एनर्जी, पावर, जिसमें हमें यहाँ पर ग्रेविटेशन के बारे में भी बताया गया है कि ग्रेविटेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नोट्स में किस प्रकार से कवर किया गया है? फ्रिक्शन, एक एक जो भी सिलेबस के अंदर एक एक पॉइंट दिया है उसको टू द पॉइंट यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है।
आप नोट्स के सैंपल देखिए, आप नोट्स को देखिए और फिर उसके बाद में आप इनको ऑर्डर कीजिए। जब आपको पसंद आते हैं और आपको लगता है कि दीज नोट्स आर रिलेवेंट टू अस, देन यू कैन ऑर्डर दीज नोट्स, अदरवाइज नो नीड टू ऑर्डर दीज नोट्स। अगर आपको कहीं से भी लगता है कि ये नोट्स हमारे लायक नहीं है तो बिल्कुल आप ऑर्डर मत कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन नोट्स को पढ़ने के बाद में हमें थोड़ा बहुत भी बेनिफिट हो सकता है और ये नोट्स हमें हेल्प कर सकते हैं, ये नोट्स जो मैंने बताए मैं आपको बता देता हूं कि ये नोट्स मैंने एनसीईआरटी और एससीईआरटी दो किताबों को यहाँ पर सामने रखकर ये नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। एनसीईआरटी 6th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी कंप्लीट एनसीईआरटी को मैंने रीड आउट किया है। उसके बाद में एक एक लाइन को यहाँ पर पढ़कर यहाँ पर मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं। चलिए देखिए, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है फ्रिक्शन के, प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जैसे कि मैग्नेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 6th हमारा चैप्टर है जिसमें हमने इसको डिवाइड कर दिया है 6th चैप्टर को। मैग्नेट, तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट क्या है, उसका क्लासिफिकेशन, नेचुरल मैग्नेट क्या है, उसके बाद में आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है और आर्टिफिशियल नेचुरल मैग्नेट में डिफरेंस क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, जैसे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की, रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल, यहाँ से क्वेश्चन आता है जैसे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये क्या क्या होते हैं। उसके बाद में आर्टिफिशियल मैग्नेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 11 नंबर में एमपीपीएससी पूछेगा कि आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है और आर्टिफिशियल मैग्नेट के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। जैसे कि सिंपल मैं बता देता हूँ आर्टिफिशियल मैग्नेट के एप्लीकेशंस कौन कौन से हो, जैसे आपने सुना होगा कि मैगलीव ट्रेन होती है, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन, ठीक है, जो चुंबक चुंबक से चलती है, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन बोलते हैं इनको, ठीक है ना। इनमें कोई भी पहिए वगैरह नहीं होते हैं, ये फ्लोट करते हैं अब ट्रैक्स, जो ट्रैक होते हैं उसके ऊपर फ्लोट करते हैं, चुंबक से इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, इसको कहते हैं हम मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन, ठीक है। उसके बाद में आपने देखा होगा जैसे कि जो हम डेबिट कार्ड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो डेबिट कार्ड में जो पीछे भी डेबिट कार्ड के पीछे भी मैग्नेट का हम इस्तेमाल करते हैं वहां पर भी। और जैसे कि जो सीटी स्कैन की जो मशीन होती है, जैसे हम एमआरआई कहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई, तो वहां पर भी हम मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सी मैग्नेट का इस्तेमाल, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। तो यही चीजें हैं। तो 11 मार्क्स में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट, क्या है और उसके यूजेस क्या हैं। देखिए, लाइट जो चैप्टर है, लाइट चैप्टर हमेशा से ही फिजिक्स में, या लाइट हो या ऑप्टिक्स हो, हमेशा से ही फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है ये। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो लाइट चैप्टर है, यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि मुख्य परीक्षा में यहाँ से लाइट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है, रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, मिराज, लूमिंग, डायमंड, जो हीरा है वो क्यों चमकता है। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, मिरर है, लेंसेज है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो अलग अलग टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको नोट्स बता देता हूँ कि नोट्स किस प्रकार से बने हुए हैं, जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और आप यहाँ पर एप्लीकेशन पे जब विजिट करोगे, विद्यार्थी क्लासेस या फिर विद्यार्थी ऐप, विद्यार्थी क्लासेस यूट्यूब चैनल का नाम है, और विद्यार्थी ऐप आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक यहाँ पर विद्यार्थी ऐप की दे रखी है। स्टडी मटेरियल को आपको देखना है और सारे स्टडी मटेरियल को आप देखिए, फ्री कंटेंट बहुत सारा वहां पर एप्लीकेशन में है, आप स्टडी मटेरियल को देख सकते हो। चलिए देखिए, लाइट, तो सबसे पहले तो हमने 3 मार्क्स में लाइट को हमने डिफाइन किया है कि व्हाट इज लाइट, लाइट होती क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज को बताया, लाइट की स्पीड क्या होती है। फिर उसके बाद में हमने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया कि जैसे कि ये देखिए, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताया हुआ है,
छोटा सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में हमने जो बड़ा कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन, जो कि सिलेबस में है, रिफ्लेक्शन को हमने समझाया है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन दी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को बताया, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बताया, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बताया, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, व्हाट हैपन, यस। तो फिर उसके बाद में लेटरल इन्वर्जन क्या होता है और एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एप्लीकेशन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि साइड व्यू मिरर में इस्तेमाल करते हैं, शेविंग मिरर में इस्तेमाल करते हैं, मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप्स में या फिर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग प्रकार से यहाँ पर रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी का यूज लेते हुए हम यूज करते हैं यहाँ पर लाइट का। नेक्स्ट देखिए मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट आता है पेरिस्कोप का या केलियोडोस्कोप का, तो पूछ लिए जा सकते हैं, 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन आ सकता है ये। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो जो रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताया हुआ है, आप देख सकते हो। उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है रिफ्रैक्शन की, एग्जाम्पल्स बताए हैं, एप्लीकेशंस बताए हैं रिफ्रैक्शन के, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, पीप होल्स इन द डोर्स, जो आप छेद देखते हो दरवाजे के अंदर, या फिर मैग्नीफाइंग ग्लासेस में हम यूज़ करते हैं इसका, बाइनोकुलर्स में, दूरबीन में, हम कैमरास में, लेंसेज में, प्रोजेक्टर्स में, सब में इसी का उपयोग किया जाता है मैग्नीफिकेशन में, जहाँ पर हमें किसी भी दृश्य को हमें बड़ा करके देखना होता है, मैग्नीफाई करना होता है। कॉस्मोलॉजी में डिफरेंट डिफरेंट टेलीस्कोप्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं कॉन्सेप्ट का, रिफ्रैक्शन का। नेक्स्ट यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिफ्रैक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ें हैं आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे कि डेंसिटी, टेम्परेचर, वेवलेंथ वगैरह है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये जो कॉन्सेप्ट है TIR का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ये आपको एग्जाम में मतलब आपके सिलेबस में डिफाइन नहीं है कहीं पर भी। एग्जाम सिलेबस में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ वहाँ पर डिफाइन है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको TIR के बारे में भी समझाया है कि TIR क्या होता है, क्रिटिकल एंगल के बारे में बताया, क्रिटिकल एंगल क्या है, और इसके बाद में मिराज क्या है, लूमिंग क्या है, और डायमंड हीरा क्यों चमकता है। तो ये सारे 3-3 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं इनके बारे में, इसीलिए मैंने इन सबको भी यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा समझा दिया है। ऑप्टिकल फाइबर में हम TIR का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में एंडोस्कोपी में, तो ये सारी चीज़ें डिफाइन है यहाँ पर। स्कैटरिंग भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि स्कैटरिंग के बारे में जस्ट आपको थोड़ी नॉलेज हो, और टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग कितने प्रकार की होती है, डिस्पर्जन की थोड़ी बहुत नॉलेज आपको हो, नॉट इन द सिलेबस। यहाँ पर मिरर्स, ये हमारे सिलेबस में है कि मिरर्स क्या होते हैं। तो मिरर्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज मैंने बताया है आपको कि मिरर्स कितने प्रकार के हैं, प्लेन मिरर है, कर्व्ड मिरर है। प्लेन मिरर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्फेरिकल मिरर है, सिलेंड्रिकल मिरर है, पैराबोलिक मिरर है, इलिप्सॉइड मिरर है, तो अलग-अलग प्रकार के ये मिरर होते हैं, ठीक है। और कर्व्ड मिरर, तो कर्व्ड मिरर में आप देखोगे कि कर्व्ड मिरर में ही स्फेरिकल मिरर है, जिसको हमको सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ना होता है। स्फेरिकल के अंदर ही कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर आते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बनती है मिरर्स और लेंसेज वाले कॉन्सेप्ट में, और इमेज फॉर्मेशन कि किस प्रकार से कॉनकेव और कॉन्वेक्स, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, तो किस प्रकार से यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है, किस प्रकार से इमेज बनती है। और छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट भी हैं इसमें स्फेरिकल मिरर में, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, ये सारी चीज़ें तो डिफाइन 3 नंबर में ही आएँगी। आप इज़िली इन सब चीज़ों को यहाँ पर डिफाइन कर पाओगे। और इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है लेंस लेंस के माध्यम से और मिरर्स के माध्यम से, तो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हुई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि एप्लीकेशन क्या है, कर्व्ड मिरर्स के एप्लीकेशन क्या है, कॉनकेव मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के। दोनों ही चीज़ मैंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बता दी है कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली तरीके से यहाँ पर लिख पाओगे। मिरर इक्वेशन भी पता होना चाहिए आपको, 1 में F इज इक्वल टू 1 में U प्लस 1 में V, ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट प्लेन मिरर से भी किस प्रकार से इमेज बनेगी वो भी मैंने डिफाइन किया हुआ है। लेंसेज कितने प्रकार के होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, डाइवर्जिंग लेंस क्या है, इनका डिफरेंस क्या है, कैसे इमेज फॉर्म होगी, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर मैंने बताई हुई हैं।
प्रॉपर तरीके से डिफरेंस क्या है कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में, डिफरेंस क्या है। उसके बाद ह्यूमन आई को भी मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है कि ह्यूमन आई, उसकी वर्किंग और ह्यूमन आई के पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, कैसे क्या सिलियरी बॉडी का काम होता है, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, इनका काम क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने डिफाइन किया हुआ है वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई और डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। जैसे कि मायोपिया, हाइपर मायोपिया, तो इनको हम करेक्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर अगर 3 नंबर में या 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो अच्छी तरीके से आप इसको लिख पाओगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो नोट्स की बात है कि नोट्स किस प्रकार से बने हुए हैं, मैंने आपको सब बताए हैं यहाँ पर। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, उसके बाद में चैप्टर 13 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, और उसके बाद में चैप्टर 15 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और चैप्टर 23 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के, प्राइमरी नॉलेज, और प्राइमरी नॉलेज ऑफ आयुष, ठीक है ना, जिसमें हम आयुष के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, इन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट डेली के डेली कंटेंट यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, मैं डेली ही कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, और अभी तक काफ़ी ज़्यादा, लगभग 15 से 20, टोटल 60 चैप्टर्स हैं इस पूरे सिलेबस में टोटल 60 चैप्टर्स हैं, जिसमें मैंने इस पूरे कंटेंट को डिवाइड किया हुआ है। आप इसको देख सकते हो, आप कुछ कंटेंट इसमें लॉक है और कुछ कंटेंट इसमें ओपन किया हुआ है मैंने, कि आप आराम से उस कंटेंट को आप देख सकते हो। आप विद्यार्थी ऐप पर जाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने आपको दी है। ये कंप्लीट नोट्स हैं जीएस पेपर 3 के। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो जितने भी हैं, जो अभी तक नोट्स के लिए परेशान होते थे, और जो जीएस पेपर 3 है, जो कि पहले 150 नंबर का आता था, अब ये 300 मार्क्स का हो गया है। तो जो पहले 150 नंबर में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता था ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से होते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी समझने में कि किस प्रकार से हम इस सब्जेक्ट को पढ़ पाएँगे या फिर समझ पाएँगे। बहुत अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। अब इसी सब्जेक्ट को पूरा 300 नंबर का कर दिया है, तो कहीं न कहीं जो छोटी-सी प्रॉब्लम थी पहले, अब ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, और 300 नंबर बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर कोई बच्चा है जो इस सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लेता है, तो कहीं न कहीं उसको बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव एक हेल्प यहाँ पर इस सब्जेक्ट के माध्यम से मिलने वाली है। मैंने कंप्लीट स्टडी मटेरियल इस कोर्स के दौरान मैं कंप्लीट स्टडी मटेरियल डेली के डेली अपलोड हो रहा है, और जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जो इस स्टडी मटेरियल को लेते हैं, तो उसको मैं फ्री एनरोल कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज़ में। लेकिन वो दिवाली तक जल्द से जल्द अगर स्टडी मटेरियल को लेते हैं तो उनको ये स्कीम मिल जाएगी कि यहाँ पर स्टडी मटेरियल मिल जाएगा उनको और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। चलिए,